स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग और एक दूसरे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। जिस तरह कल हम लोगों ने बीजेपी के बारे में उसकी पूरी विकास यात्रा या बोल सकते हैं उसकी पूरी बायोग्राफी को समझा था, आज उसी तरह हम लोग एक अलग पार्टी कांग्रेस के बारे में समझेंगे। देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये किसी पार्टी से मेरा लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, तो इसको आप ध्यान से समझें। ये आने वाले एग्जाम में आपकी बहुत सहायता करेगी। जितने भी पॉइंट्स मैं आपको समझाऊंगा, तो बिना लेट के हम डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये आपको जानना होगा कि कांग्रेस जो है एक ऐसी पार्टी थी जो जब भारत गुलाम था तब बनी थी। कांग्रेस का निर्माण भारत की गुलामी में बना था, लेकिन इसकी मेन जो मोटिवेशन था, मेन इसका जो मुद्दा था कि वो भारत को आज़ाद करने का मुद्दा था। ये जब अपने रूप में आई तो कुछ ऐसा हुआ कि इसको स्थापित करने वाले जो थे वो A.O. ह्यूम थे, जिन्होंने ब्रिटिश राज में, ठीक है, ब्रिटिश राज में ही 28 दिसंबर 1885 में एक महाविद्यालय था जिसका नाम था बॉम्बे गोकुलदास तेजपाल सांस्कृतिक महाविद्यालय। इस महाविद्यालय में इन्होंने क्या यानी कांग्रेस का गठन हुआ। पहले ये कहीं और होने वाला था, ठीक है, अहमदाबाद में, लेकिन वहाँ पर हैजा फैलने के कारण इसको वहाँ से ट्रांसफर करके इस महाविद्यालय में स्थापित कर दिया गया। और इसे बनाने के समय दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा ने बहुत योगदान दिया। देखिए, ये जब बना, कांग्रेस जब बना, तो इसका मुख्य लक्ष्य था कि इसे किसी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म करना है और वहाँ पर पुनः शासन करवाना है भारत के लोगों को। लेकिन बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई और जिस तरह ये पार्टी बनी, तो ये पहली पार्टी थी जो एक गुलाम भारत को एक नया सवेरा की ओर ले जा रहा था। तो शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले चुने गए थे, ठीक है, पहला अध्यक्ष वही थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसी दल के एक और नेता थे जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने स्वदेश का लक्ष्य रखा। स्वदेश का लक्ष्य रखने का अर्थात होता है कि देश में जो भी सरकार बनेगी वो देसी लोगों का बनेगा, इसमें बाहरी किसी लोगों का हाथ नहीं रहेगा। और इसी के कारण 1907 में कांग्रेस टूट गई। 1907 में कांग्रेस टूट गई। देखिए, 1907 से पहले कांग्रेस जो थी बहुत अच्छी चल रही थी, क्योंकि उनके पास लगभग 1.5 करोड़ से भी ज्यादा बोल सकते हैं लोग जुड़ चुके थे। और ये 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग जो थे वो क्या करते थे, बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि ये पहला पार्टी था। इस तरह आज पतंजलि जो है वो भारत का अपना ब्रांड है, तो इसमें क्या करते हैं लोग, बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं ना। माइक्रोमैक्स जिस तरह भारत का अपना ब्रांड है तो बहुत लोग उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं आज। उसी तरह ये पहली पार्टी थी जो भारत का चेहरा बनी थी। इस पार्टी का मुख्य लक्ष्य था भारत को स्वतंत्रता दिलाना और वहाँ भारत में लोकतंत्र को स्थापित करना। देखिए, अगला चीज में आते हैं। 1916 में क्या हुआ कि ये पार्टी 2 गुटों में बढ़ गई। 2 गुटों में कल मैंने बताया था कि ये 2 गुट क्या थे, गरम दल और नरम दल। अब गरम दल और नरम दल इसलिए बटे थे क्योंकि गरम दल का कहना था कि हमें पूर्ण स्वाधीनता चाहिए, हमें ब्रिटिश का चेहरा भी नहीं देखना है अपने देश के शासन में। और जबकि नरम दल का ये सोच था कि ब्रिटिश शासन करे, लेकिन जितना भी अधिकार हो वो हमें मिल जाए। मतलब उनका ये कहना था नरम दल का कि ब्रिटिश का ही शासन हो, लेकिन इस पर कोई भी तरह का प्रताड़ना जो है वो भारत के लोगों पर ना हो। इसी कारण ये दोनों दल क्या हुए थे, आपस में बढ़ चुके थे। और ये 1907 में ही बंटवारा हो गया था और 1916 में वापस दोनों क्या हो फिर से एक हो गए। 1916 में वापस दोनों दल मिल गए थे, 1907 में उनका बंटवारा हो गया। देखिए, अब टर्निंग पॉइंट होता है कुछ ऐसा कि 1915 में महात्मा गांधी का एंट्री होता है। महात्मा गांधी का एंट्री होता है इस सभी लेन देन में, इस सभी बोल सकते हैं कांग्रेस के अधिवेशन में। लेकिन महात्मा गांधी अभी तक जो थे वो बोल सकते हैं कि उतने ज्यादा एक्टिवेट नहीं थे। एक्टिवेट होने का समय होता है उनका 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में। उन्होंने पूरी तरह क्या किया, चेहरा बदल दिया था कांग्रेस का, क्योंकि एक ऐसे नेता ने जन्म लिया था, एक ऐसे नेता ने इसमें अपना हिस्सा या बोल सकते हैं कि ऐसे नेता इसमें आ चुका था जिसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को क्या किया, हिला के रख दिया। पहली बार कांग्रेस को एक ऐसा चेहरा मिला जिसने पूरे भारत को, ठीक है, अहिंसा के मार्ग पे आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया था। देखिए, इस चीज से जो था ना, कांग्रेस एक अलग ही छवि में चल रही थी। पूरा भारत जो था वो एक तरह से बोल सकते हैं आजादी के लहरों में गोते लगा रहा था। यहाँ के लोग अब आजादी के भूखे हो गए थे। ब्रिटिश साम्राज्य का लगातार तुष्टीकरण होने लगा। ब्रिटिश साम्राज्य को लोग जहाँ मन कर रहा था वहाँ विरोध कर रहे थे। बहुत ज्यादा मात्रा में ब्रिटिश की किरकिरी होने लगी और इससे महात्मा गांधी ने लगभग 8 से 10 जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्षता में आंदोलन कर दिया और सभी आंदोलन जो थे वो पूरी तरह ताकतवर थे।
कुछ आंदोलन में हुआ कि उनको जबरदस्ती रोका गया, और जितना उनको रोका जा रहा था उतना ज़्यादा ये आंदोलन और बढ़ रहा था, क्योंकि भारत के लोगों का एक ही सोच था कि गांधी है तो हमारी आज़ादी मुमकिन है। अब देखिए इस पार्टी ने 61 अधिवेशन किए, कितने अधिवेशन किए थे? 61 अधिवेशन क्या होता है? मीटिंग्स बड़े बड़े होते हैं जिसमें बड़ी मात्रा में कांग्रेसियों ने भाग लिया और देश के विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए कठिन कदम उठाए। अभी तक देखिए कांग्रेस जो है उन्होंने हमें 7 प्रधानमंत्री दिया है, जिसमें शुरुआत होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू से, जिन्होंने क्या किया, भारत को एक ऐसे बोल सकते हैं ऐसे समय में वो प्रधानमंत्री बने जब भारत आज़ाद हुआ। उसके बाद गुलजारीलाल नंदा थे, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, फिर पीवी नरसिम्हा राव और लास्ट में मनमोहन सिंह, जिनकी सरकार 2014 तक चली। तो ये सातों जो थे इन्होंने बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई थी। देखिए जब बोल सकते हैं कि कांग्रेस का बनना शुरू हुआ ना, उस समय बहुत नेताओं ने क्या किया था, इसमें अपना पूर्ण योगदान दिया था। एक घटना हुई थी लगभग 1980 के समय में, ठीक है, उस समय इंदिरा गांधी जो थी वो बहुत ही ज्यादा एक्टिवेट हो चुकी थी, उनमें मनमाने ढंग से क्या कर रही थी, वर्क कर रही थी। देखिए हर पार्टी का एक बोल सकते हैं कि एक अध्यक्ष क्षेत्र होता है, तो सिंडिकेट इसका मुख्य भाग था, कांग्रेस का मुख्य भाग सिंडिकेट था जो कांग्रेस को चलाता था। और इंदिरा गांधी जो थी वो सिंडिकेट के खिलाफ बहुत तरह के काम कर रही थी, जिससे सिंडिकेट नाखुश हो चुके थे, और इसी कारण पार्टी में लगातार प्रतिद्वंदियों की संख्या बढ़ रही थी, पार्टी में ही फूट हो रहा था, जिसके कारण सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को साफ साफ कर दिया कि आपको हम बर्खास्त कर रहे हैं, आपको हम नहीं कांग्रेस में रहने देंगे, कांग्रेस से आपको निकाला जा रहा है। अब इस चीज को जो थी इंदिरा गांधी को जवाहरलाल नेहरू की पीढ़ी थी, इसलिए उन्होंने इसे बर्दाश्त नहीं किया और उन्होंने क्या किया, अपनी एक अलग कांग्रेस ओ पार्टी शुरू कर दी। देखिए याद रखिए कांग्रेस ओ, ठीक है, ये कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जो थी ये अलग पार्टी थी, और कांग्रेस ए एसोसिएशन ये दोनों अलग पार्टी हो गए थे। तो इंदिरा गांधी ने जब अपनी कांग्रेस तैयार की तो उसके समर्थन में, क्योंकि ये एक महिला थी, तो इनके समर्थन में, इमोशनल समर्थन भी बोल सकते हैं, इसके समर्थन में इन्होंने क्या किया, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव रूप में, दुर्गा के रूप में बहुत ज्यादा प्रचार किया, प्रसार किया। अच्छा एक चीज आपको और बता देता हूँ, ठीक है, देखिए एक चीज आप याद रखिएगा कि कांग्रेस का जो है पहला चुनाव चिन्ह जो था वो 2 बैल, ठीक है, पहला चुनाव चिन्ह क्या था, 2 बैल। जब कांग्रेस अलग हुआ तब उसके 2 चुनाव चिन्ह हो गए, और 2 बैल की जो बोल सकते हैं जो चुनाव चिन्ह था उसको पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अब दोनों कांग्रेस के जो अलग अलग चुनाव चिन्ह थे उनमें से एक का चुनाव चिन्ह था जो अलग पार्टी का था, जिसका जो कांग्रेस ओ था, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, उसका चुनाव चिन्ह था चरखा, ठीक है, जो तिरंगे के बीचों बीच था। और जो इंदिरा गांधी का पार्टी था कांग्रेस ए, इसका चुनाव चिन्ह था एक गाय और एक बछड़ा, जो बैलों के जोड़े से मिलती थी, मतलब पुराने वाले जो ये थे चिन्ह था उससे बहुत मिलता था। तो इसी कारण क्या हुआ कि इंदिरा गांधी को इस चुनाव चिन्ह से बहुत फायदा हुआ। इंदिरा गांधी ने रुद्र अवतार के रूप में क्या किया, बहुत जनसभाएं की, और उसी दौरान एक युद्ध हुआ था जहां पर बोल सकते हैं कि मतलब चीन के साथ जो युद्ध हुआ था 1962 में, इसका उल्लेख उन्होंने बहुत किया और कहा, मतलब लोगों को समझाना शुरू किया कि देखिए अगर मैं रहूंगी तो मैं शासन अच्छे से करूंगी, और बहुत तरह से बात करके उन्होंने लोगों को रेडी किया। और सभी लोग महिला को पहली बार देखना चाहते थे प्रधानमंत्री के रूप में, इसीलिए सभी लोगों ने क्या किया, इंदिरा गांधी का पूर्ण समर्थन किया, और इसमें इंदिरा गांधी की सरकार बनती है। तो इंदिरा गांधी की सरकार बनने के बाद होता क्या है कि इंदिरा गांधी ने अब अपने हाथों से अपनी नई कांग्रेस को क्या किया, तैयार करना शुरू किया। उसके अंदर ऐसे लोगों को रखा जिन्होंने उनका पूर्ण समर्थन किया, जैसे सोनिया गांधी के समय में इन लोगों ने उनका पूरा हेल्प किया, कपिल सिब्बल, फिर आपका जाकर के दिग्विजय सिंह और कई नेता जो थे जो अभी भी है कांग्रेस पार्टी में बने हुए, इन लोगों ने बहुत ज्यादा मदद किया था। एक और घटना होता है क्या, 1987 में बोफोर्स घोटाला में ये आरोप लगा था कि राजीव गांधी ने, ठीक है, राजीव गांधी की सरकार ने 80 लाख का घोटाला किया, 80 लाख रुपए का घोटाला सामने आया था, जिस देश से ये बोफोर्स हो रहा था या बोफोर्स हेलीकॉप्टर लिया जा रहा था, वहाँ के एक रेडियो चैनल ने इसका प्रसारण किया था कि भारत की जो राजतंत्र है या भारत का जो सत्ता है या जो सरकार चल रही है वो 80 लाख के घोटाले में शामिल है। इस तरह से राजीव गांधी पर बहुत सारे आरोप लगे, इंदिरा गांधी पर भी आरोप लगाया गया था 1980 1985 के बीच में बहुत ज्यादा आरोप लगाया, क्योंकि ये सरकार जो थी मतलब कि देखिए ये कंट्रोल में नहीं थी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने जब अपने हाथ में सत्ता ली, एक नई कांग्रेस को बनाया, तो उससे
जब उसका कांग्रेस बढ़ने लगा तो वो क्या होने लगी, मतलब वो चेंज होने लगी, उनसे लोगों का जुड़ाव जो था वो खत्म होने लगा, अपने पुराने लोगों को वो भूलने लगी थी और नए लोगों की ओर वो चलने लगी थी, नए लोगों के सामने जाने लगी, उनसे बातचीत करने लगी, तो पुराने लोगों में गुस्सा पनपने लगा और वो लगातार क्या करने लगे, इंदिरा गांधी के विरोध में बोलने लगे, पार्टी से निकलने लगे, अलग पार्टी में बन गए, अलग पार्टी में चल गए और इससे क्या हुआ कि कांग्रेस कमजोर हो गई, बहुत ज्यादा कांग्रेस कमजोर हो गई। फिर भी इंदिरा गांधी ने अपने दम पर, अपने बोल सकते हैं विवेक का, अपने बुद्धि का पूरा उपयोग करके वापस सत्ता को हासिल किया। लेकिन इतना कुछ होने के बाद जब इंदिरा गांधी की डेथ होती है तो उस डेथ के बीच में क्या होता है कि इंदिरा गांधी की मृत्यु के कारण उनके बेटे, या बोल सकते हैं कि इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी को उनकी सत्ता मिलती है। ठीक है, देखिए इसमें संजय गांधी का भी नाम जो है बहुत अच्छा से आता है। संजय गांधी जो थे उन्होंने काफी बहुत प्रोग्रेस किया था। आपको ये जान के थोड़ा हैरान होगी कि जब 1975 में आपातकाल लगा तो इसमें संजय गांधी का बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने बहुत आइडियाज दिए थे जिसके कारण अभी भी क्लियर नहीं है कि इंदिरा गांधी ने अचानक आपातकाल क्यों लगाया था। और इसका मुख्य कारण ये भी था कि लगातार इंदिरा गांधी के विरोध में बहुत सारी बातें उठ रही थी, बहुत ज्यादा उन्हें क्या कर रहे थे, मतलब आंदोलन हो रहे थे, उनके विरोधी दल उनके ऊपर हावी हो रहे थे और इन्हीं विरोधियों को शांत करने के लिए इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था और उसमें संजय गांधी का भी बहुत रोल था। अच्छा, अब और एक चीज बता देते हैं कि देखिए हुआ ये था कि जब आंदोलन हो रहा था, जब आपातकाल लगाया गया, उस समय जो दूसरे अपोजिट नेता सब थे ना, उनको जबरन जो था जेल में भरा जाने लगा और कई नेताओं का तो बोला जाता है कि उत्पीड़न बहुत ज्यादा हुआ था, बहुत ज्यादा मात्रा में। तब से कांग्रेस की छवि जो थी पूरे भारत देश में, पूरे विश्व में बिगड़ने लगी। कांग्रेस अपने लास्ट काल में पहुंच गया, कांग्रेस की बहुत थूथू होने लगी, कांग्रेस का बोल सकते हैं कि पूरी तरह से तुष्टीकरण होने लगा। देखिए इसके बाद होता क्या है कि एक और घटना इसमें आपको बता दे रहा हूं मैं। 11 जनवरी 1966 इसका रिलेशन पूरा जो जाता है वो 1965 से जाता है, जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था। तो पाकिस्तान और भारत का जब युद्ध हुआ तो पाकिस्तान इसमें बहुत शिकस्त से हारा था, क्योंकि 1962 में एक युद्ध हो चुका था भारत और चीन। तो जब भारत को इसमें हार का सामना करना पड़ा, ये आपको मानना होगा, चीन भारत को पीछे धकेल दिया था, भारत हारी थी इसमें भारत सरकार। तो इसका पूरा फायदा पाकिस्तान भी लेना चाहता था। पाकिस्तान को ये लगा कि जब नेहरू के समय में ये हार चुके हैं तो अब तो हारना ही है। तो पाकिस्तान ने क्या, पाकिस्तान ने फिर से हमला किया और इस बार पाकिस्तान ने सोचा कि चलो अभी हम लोग जीतेंगे। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो काफी कठोर नेता थे और उसी समय उन्होंने लोगों का, या हो सकते हैं अपने देश के नागरिकों का मन बढ़ाने के लिए एक बोल सकते हैं आंदोलन किया या एक आह्वान किया लोगों से, जिसमें उन्होंने कहा था जय जवान जय किसान। और इससे क्या हुआ कि बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे भारतीय लोग, हमारे भारतीय सैनिक और हमारे भारतीय किसान एग्रेसिव हो गए, युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्हें बहुत मन मिला कि नहीं, हमारा प्रधानमंत्री हमारे साथ इतना अच्छा ही मतलब व्यवहार कर रहा है, इतना अच्छा हमें प्रेरणा दे रहा है। और इस प्रेरणा से 1965 का युद्ध जो था वो पाकिस्तान हारा था, क्योंकि भारत ने ताबड़तोड़ ठोकाई की थी। इतना लग गया था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान को मतलब एक बिल भी नहीं मिला था छुपने के लिए। और इससे डर करके 1966 में एक बोल सकते हैं कि एक समझौता होने वाला था। ठीक है, 11 जनवरी 1966 में एक समझौता होता है ताशकंद में। उससे मतलब उसके एक दिन पहले ये समझौता होता है। और सबसे मतलब एक रहस्यमय चीज मैं बता रहा हूँ कि 11 जनवरी 1966 को ही लाल बहादुर शास्त्री का रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो जाता है। ताशकंद में विदेश है, ठीक है, और उन्होंने 18 महीने के अपने कार्यकाल में पूरे भारत का चेहरा को बदल दिया था। पूरा भारत, विश्व जान चुका था कि भारत भी अब कोई ऐसा देश है जिससे हम छोटा नहीं मान सकते हैं, जिसे हम छोटा देश नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इसने पाकिस्तान को धूल चटा दिया था। उस समय जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे वो अयूब खान थे। और इस तरह से क्या हुआ कि पाकिस्तान को जवाब देने के बाद बहुत इसके दुश्मन हो गए। क्योंकि देखिए अभी तक लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कैसे हुई, क्या हुआ था उनके साथ, अभी तक किसी को पता नहीं है। अचानक उनकी मृत्यु कैसे हुई, 11 जनवरी 1966 को क्या हुआ था उस दिन ताशकंद में, किसी को पता नहीं। वे समझौता करने गए थे, समझौता हुआ, उसके दूसरे दिन उनके साथ ऐसी घटना हो जाती है। और अभी भी लगी हुई है हमारी सरकार इसको पता करने के लिए, तो अभी भी इसमें सक्सेस हासिल नहीं हुआ। आगे देखिए इसके बाद क्या होता है कि जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई तो इंदिरा गांधी ने पूरे कमान को अपने हाथ में ले लिया। तो उनके पास एक सुनहरा मौका था जहां पर उनके लिए रेड कारपेट बिछा था, जहां पर वो आराम से
एक बोल सकते हैं महिला प्रधानमंत्री की दावेदार बन चुकी थी और पूरा विश्व, पूरा भारत ये देखना चाहता था कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन होगी। और इंदिरा गांधी के रूप में उन्हें एक पहली भारत की महिला प्रधानमंत्री मिली जिन्होंने विज्ञान के लिए, विज्ञान के क्षेत्र में काफी अधिक विकास किया और लगातार उन्होंने भारत जैसे एक किसान प्रधान देश को विज्ञान की ओर ले गए और काफी अधिक मात्रा में भारत के लोगों को शिक्षित करना शुरू किया। देखिए, कुछ काल ऐसा था जहां पर कांग्रेस ने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छी रणनीति दिखाई, बहुत अच्छे ऐसे काम किए जिसका हम लोग को तारीफ करना ही होगा। लेकिन कुछ काल ऐसा भी आया जहां पर कांग्रेस में फूट होने लगा, कांग्रेस शिकार हो गई इस चीज का और कांग्रेस को बहुत ही खराब दिन देखने को मिले। अभी फिलहाल कांग्रेस जो है वो ऐसी सत्ता में है जहां पर अध्यक्ष को चुना नहीं गया है, लेकिन ये सरकार लगातार स्ट्रगल कर रही है। लेकिन अभी हम लोग को ये मान के चलना होगा कि अभी सत्ता तो बीजेपी के हाथ में, तो बीजेपी जो है इसको और अच्छा से मोटिवेट कर रही है। और देखिए, जो भी सरकार है हमारे साथ, जो भी सरकार जुड़ी हो, हम यही चाहते हैं कि वो देश का भला करे, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। हम किसी एक की तरफ क्यों नहीं करें, जो भी सरकार हो बस देश का भला करे, देश की अच्छाई होनी चाहिए, देश का विकास होना चाहिए। तो इस तरह से कांग्रेस ने क्या किया, लगभग 70 सालों तक भारत को अपने शासन में रखा और कांग्रेस ने बहुत कुछ अच्छे काम भी किए, बहुत कुछ छोटे काम भी किए, बहुत कुछ बड़े काम भी किए, जिससे क्या हुआ, देश का विकास भी हुआ। अच्छा, और एक आप चीज आपको ये बता देते हैं कि कांग्रेस जो है वो पहले एक पार्टी थी, लेकिन बाद में ये क्या हुई, दो अलग अलग हुई। जो सिंडिकेट जो कांग्रेस को बनाया था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। बाद में नई कांग्रेस जो इंदिरा गांधी ने बनाया था उसी को बहुत ज्यादा हवा मिला और वो कांग्रेस आज बना हुआ है। अच्छा, कांग्रेस का तीसरे बार भी क्या हुआ, चुनाव चिन्ह बदला और इस बार तीसरा चुनाव चिन्ह जो था वो हाथ का छाप और हाथ का छाप अभी भी चल रहा है। और इस तरह से कांग्रेस के 3 चुनाव चिन्ह बदल चुके हैं और इन तीनों चुनाव चिन्ह का मतलब जो था वो आपको मैंने बता दिया। और इसमें थोड़ा सा ही करते हैं। देखिए, कांग्रेस पर बहुत बार जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, बहुत बार लगा है, लेकिन कांग्रेस जो है वो ऐसी सरकार बनी, उन्हीं भ्रष्टाचारों के कारण कांग्रेस को क्या हुआ, अपनी नाकामियों को दिखाना पड़ा। लेकिन ये हम भूल नहीं सकते हैं कि कांग्रेस ने आजादी के बाद भारत को संभाला और आज तक कांग्रेस ने क्या किया है, लगातार प्रयत्न किया है कि किस तरह देश को बदला जाए, किस तरह देश को नई छवि दी जाए और इसी तरह करके कांग्रेस लगातार विकास कर रही है। राहुल जी जो है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जो है, उन्होंने भी लगातार कांग्रेस को आगे बढ़ाने का बहुत प्रयत्न किया है, वो भी बहुत मेहनत करते हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। तो देखिए, इस तरह से आज हम लोग जाने कि कांग्रेस ने किस प्रकार भारत की आज़ादी से पहले और भारत की आज़ादी के बाद पूरी घटना को किया था। तो आशा करते हैं कि आपको कांग्रेस से जुड़े जितने भी प्रश्न आएंगे उनको आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।